नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दुनिया में इस समय आर्थिक संकट गहरा रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो नंबर 1 और नंबर 2 की अर्थव्यवस्थाएं हैं वो भी इससे अछूती नहीं है, इससे बची हुई नहीं है। सब पर संकट है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। और सबसे ज़्यादा संकट है ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कच्चा तेल। कच्चे तेल की उपलब्धता और उसका दाम, ये दो चीज़ें तय करती हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से चलेगी, कैसी चलेगी, लोगों के जीवन में किस तरह का परिवर्तन होगा या नहीं होगा, उनकी आर्थिक उन्नति कैसी होगी। और जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, पूरी दुनिया महसूस कर रही है कि ऊर्जा संकट जो है वो सबसे बड़ा संकट बन गया है और इसका कोई तात्कालिक हल किसी के पास नहीं है। एक हल तो यही है जिसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुले, यानी जल परिवहन जो है वो निर्बाध गति से चले। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या जल डमरू मध्य जो है उसको ईरान ने भी उसकी घेरेबंदी कर रखी है और अमेरिका ने भी कर रखी है और उसका परिणाम भुगत रही है पूरी दुनिया। युद्ध से जो नुकसान हो रहा है, जिन देशों पर हमला हो रहा है और जो देश हमला कर रहे हैं, दोनों प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन ऊर्जा संकट के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था संकट में है, तो भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है। लेकिन भारत एकमात्र दुनिया का देश है जिसने इस ऊर्जा संकट से अपने लोगों को, आम लोगों को सबसे लंबे समय तक बचा कर रखा है। अभी 2 दिन पहले डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़े हैं। डीजल पेट्रोल के 3-3 रुपए और सीएनजी का 2 रुपए बढ़ा है। सरकार ने कोशिश की कि आम लोगों पर बोझ जितना देर से पड़े और जितना कम पड़े उतना अच्छा है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, सरकार ने जो वृद्धि की है वो लगभग 3% है। अमेरिका में 44% दाम बढ़ गए हैं गैसोलीन के, चीन में 31%। ये इन 2 देशों का सिर्फ नाम इसलिए लिया कि अमेरिका दुनिया की पहले नंबर की अर्थव्यवस्था है जो तेल उत्पादक ही नहीं तेल निर्यातक भी है, और चीन दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था है। उन दोनों देशों की तुलना में भारत में आम लोगों पर इस ऊर्जा संकट का सबसे कम असर पड़ा है। लेकिन जाहिर है कि हम इससे अछूते नहीं हैं, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का जो 85% तेल है, कच्चा तेल है, वो आयात करते हैं। तो हम आयात पर निर्भर हैं। तो हमारे सामने 2 समस्याएं होती हैं। एक, उपलब्धता की। सरकार ने रिज़र्व और स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना रखा है 60 से 65 दिन का, इसलिए सरकार बार बार कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब सरकार एलपीजी का भी स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना रही है। अभी जो है यूएई से जो हमारा करार हुआ है उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजिक रिज़र्व और बढ़ने वाला है। हम यूएई में ही अपना स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बना रहे हैं। लेकिन ये सब तो आगे की बातें हैं। तो जो मैंने कहा, 2 तरीके से असर पड़ता है। एक, उपलब्धता पर। तो उपलब्धता का अभी कोई संकट ऐसा नहीं आया है, उपलब्धता अब भी है। लेकिन दूसरा संकट जो तीसरे संकट को जन्म देता है, दूसरा संकट है दाम का। दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने से पहले हम 52 से 55, 60 ज़्यादा से ज़्यादा $60 पर बैरल के हिसाब से तेल खरीद रहे थे। आज वो 110 पर पहुंच रहा है और युद्ध चलता रहा तो ये और ऊपर जाएगा। हम केवल दाम से प्रभावित नहीं हो रहे हैं कि कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, हम प्रभावित इस बात से भी हो रहे हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहा है, क्योंकि हमको जो भी खरीद करनी है सब विदेशी मुद्रा में करनी है, डॉलर में करनी है, और उसकी वजह से डॉलर और रुपए के बीच का संतुलन बिगड़ रहा है। रुपया लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है। उसके और भी कारण हैं, लेकिन ये बड़ा कारण है। इस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की कि हमको विदेशी मुद्रा बचाने की ज़रूरत है।
तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा हम किन चीज़ों पर खर्च करते हैं? 3-4 चीज़ें हैं। एक, कच्चा तेल जो मैंने बताया। दूसरा, सोना, सोने का हम बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं। तीसरा है खाने का तेल, और चौथा है फर्टिलाइज़र। और भी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये 4 चीज़ें हैं जो अर्थव्यवस्था पर और आम लोगों के जनजीवन पर असर डालती हैं। सोने का उस तरह से आम जनजीवन पर असर नहीं पड़ता है। प्रधानमंत्री ने अपील की कि आप तेल यानी कच्चा तेल यानी पेट्रोल डीजल का खर्च जितना कम कर सके कम कीजिए। यात्रा ज़रूरी ना हो तो ना करें। वाहन का उपयोग अगर अत्यंत आवश्यक ना हो तो ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, इसकी कोशिश हो रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1 साल तक सोना न खरीदें, 1 साल तक विदेश यात्रा पर न जाएं, इससे फॉरेन एक्सचेंज बचेगा। लेकिन आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो सिर्फ सोने को लेकर बात करने जा रहा हूं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जो ये अपील की है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, वो मेरी नज़र में बहुत उचित नहीं है। इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री ने कुछ गलत कहा, उनका उद्देश्य ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव जो वो चाहते हैं उस तरह का नहीं पड़ेगा। इसको समझने के लिए हमको भारतीय समाज को समझना पड़ेगा। भारतीय समाज की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है बचत की। 5,000 रुपये महीना कमाने वाला हो या 5 करोड़ कमाने वाला हो या 500 करोड़ कमाने वाला हो, बचत सबके मन में रहती है। तो बचत के लिए जो गरीब आदमी है, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है बहुत ज़्यादा, उसके सामने जब वो बचत करता है तो 2 चीज़ों में इन्वेस्ट करता है। वो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से नहीं देखता है उसको, वो अपनी आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से देखता है। एक है सोना, जो कम में भी कम आमदनी हो, कम बचत हो, उसमें भी खरीदा जा सकता है। और दूसरा है ज़मीन। आप देखेंगे जितने माइग्रेंट लेबर हैं बड़े बड़े महानगरों में, वहाँ जो काम करते हैं, वो जो पैसा बचाते हैं, वो पैसा बचाकर वो अगर पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लिया तो ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीद लेते हैं अपने गांव में जाकर, या सोना खरीदते हैं। हम सब के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब घर की महिलाएं, इसमें खास ध्यान दीजिएगा, इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान है। सोने में इन्वेस्टमेंट को वो अपनी आर्थिक सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार मानती हैं कि जब संकट होगा, जब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होगा, तो ये सोना हमारे काम आएगा। इसलिए हमारे समाज में सोना बेचना बहुत बुरा माना जाता है। ज़मीन बेचना भी बुरा माना जाता है, लेकिन सोना बेचना जो है और ज़्यादा बुरा माना जाता है। ज़मीन तो अब जो है जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो है बेचने से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, अच्छा दाम मिल रहा है, आमदनी हो रही है। लेकिन सोना बेचने को कोई अच्छा नहीं। सोना बेचना मतलब आपके परिवार पर ऐसा संकट आ गया है जिसका आपके पास कोई समाधान नहीं है। और सोने पर इतना भरोसा क्यों है? सोने पर भरोसा इसलिए है कि जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, NBFCs हों और दूसरे जो वित्तीय संस्थान हो, उन पर भरोसा कम है, सोने पर भरोसा ज़्यादा है। तो ये विश्वास का मामला है। दूसरा आर्थिक सुरक्षा का मामला है। हर परिवार को लगता है कि सोना अगर हमारे पास होगा तो संकट में ये हमारे ज़रूर काम आएगा। तो अब प्रधानमंत्री ने अपील की है कि 1 साल तक सोना न खरीदें, शादी ब्याह या ऐसे मौक़ों के लिए भी न खरीदें। ये भारतीय समाज की जो सोच है उसके विपरीत है। लोगों को ये बात समझाना मुश्किल है कि शादी में आप अपनी बेटी या बेटे को जो है वो कुछ आभूषण न दें, या फिर सगाई के समय में कोई आभूषण न दें। हमारे यहाँ तो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ भी शादी ब्याह में सोने का कुछ न कुछ देने का प्रयास करते हैं। तो सोना नहीं खरीदना ये थोड़ा उनके लिए मुश्किल है। महंगा हो जाएगा तो थोड़ा कम खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे ज़रूर। तो अब सोना खरीदने वालों की 2 श्रेणियां हैं। एक जो इसकी ट्रेडिंग करते हैं, व्यापार करते हैं,
जो इसका भंडारण करते हैं, जो इसकी होर्डिंग करते हैं और इंतजार करते हैं कि दाम बढ़े तो बेच दें। तो वो प्रधानमंत्री की अपील पर सोना खरीदना नहीं बंद करेंगे। कैसे बंद करेंगे? उनके मुनाफे की मार्जिन घटा दीजिए, उनको इस ट्रेड में लाभ होना कम हो जाए या बंद हो जाए तो सोना खरीदना बंद कर देंगे। तो सरकार ने पहला कदम उठाया है, सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। तो वो मार्जिन जो मुनाफे का था वो कम हो गया, उसका असर सोने की खरीद पर पड़ेगा। हाउस होल्ड के सोने के बारे में जो एक अनुमान है, अलग अलग सर्वेक्षण हैं, उनके मुताबिक लगभग भारतीय परिवारों में जो सोना है घर में, वो लगभग $5 ट्रिलियन के बराबर है उसकी कीमत, यानी भारत की जो कुल जीडीपी है उससे भी ज़्यादा। तो हर अर्थशास्त्री उसको ये लगता है कि अगर ये डोमेस्टिक, ये घर में जो सोना है, ये मार्केट में आ जाए तो देश की तरक्की बहुत तेजी से हो जाएगी। लेकिन समाज आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से नहीं चलते, समाज भावना से ज़्यादा चलते हैं। सोना इन्वेस्टमेंट से या पैसे से या संपत्ति से नहीं, भावना से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। इसलिए आप देखिए, देश पर जब कोई संकट आता है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या युद्ध का समय हो, सबसे आगे बढ़ चढ़कर महिलाएं सोने का दान करती हैं। उनको लगता है कि सबसे बड़ा त्याग कर रही है और देश के लिए सबसे बड़ा योगदान है उनका ये। तो फिर सवाल ये है कि क्या किया जाए, क्या इसी तरह से चलने दिया जाए? क्योंकि इसी तरह से चलता रहा तो हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार कम होता जाएगा। और सोना एक नॉन प्रोडक्टिव असेट है, ये जो है किसी प्रोडक्टिव काम में लगता नहीं है, ये आइडल संपत्ति है। दाम बढ़ने से बढ़ जाता है, लेकिन ये कोई आपके देश के समाज के विकास में योगदान नहीं करता। मुझे लगता है कि इसकी बजाय अब आप देखिए, सोने का इंपोर्ट अगर कम हो जाए तो उसका असर क्या होगा। सोने का इंपोर्ट कम होने का मतलब ये ठीक है, उसका फ़ायदा ये होगा कि विदेशी मुद्रा बचेगी, कम खर्च करना पड़ेगा विदेशी मुद्रा हमको। लेकिन सोने का इंपोर्ट कम होने का मतलब है कि सोने के गहने कम बनने लगेंगे। सोने के गहने कम बनने लगेंगे तो ज्वेलरी शॉप्स पर जो कारीगर हैं उनके पास काम कम हो जाएगा, तो उनकी छटनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक समस्या को हल करने में दूसरी समस्या को जन्म देने वाली बात। तो मुझे जो समझ में आता है इसका हल, वह है जो घरेलू सोना है उसकी रिसाइकलिंग। शादी ब्याह में और ऐसे मौक़ों पर सोना न दें, ये संभव नहीं है भारतीय समाज के लिए। लेकिन अपने घर के सोने को रिसाइकिल करके नए गहने बनवाकर देने में किसी को ज़्यादा समस्या नहीं होती है। और इस रिसाइकलिंग का असर क्या होगा? एक, विदेशी मुद्रा कम नहीं होती है इससे, यानी सोने का इंपोर्ट कम हो जाएगा, उससे विदेशी मुद्रा की बचत ज़्यादा होगी और रिसाइकलिंग होगी तो जो ज्वेलरी शॉप्स हैं उन पर जो कारीगर हैं उनके पास काम की कमी नहीं होगी। दूसरा, जो ज्वेलर्स हैं जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं उसके लिए कर्ज लेते हैं वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से या निजी रूप से दूसरी जगहों से, उनको वो कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। तो उनका वो कर्ज का जो खर्च है, उस पर जो ब्याज देते हैं वो कम हो जाएगा। करेंसी का जो फ्लक्चुएशन होता है उससे जो नुकसान होता है वो बंद हो जाएगा। उनके पास काम रहेगा, लेकिन सोने में इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा उनको, लेकिन आमदनी होती रहेगी। तो अगर काम मिलता रहेगा तो किसी की छटनी नहीं होगी। जो लोग रिसाइकिल करेंगे अपने घर का सोना, उनको अपनी बचत में से निकालकर सोना नया खरीदना नहीं पड़ेगा। तो वो बचत उनके लिए कंजम्पशन के लिए काम आ सकती है, जो अर्थव्यवस्था को और बढ़ाएगी। इसके अलावा रिसाइकलिंग से आप देखिए कि किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, फ़ायदा सबका हो रहा है। अर्थव्यवस्था का फ़ायदा ये है कि हमको जो फॉरेन एक्सचेंज है वो उसका खर्च कम हो जाता है, फॉरेन एक्सचेंज की बचत होती है।
इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहती है रिसाइकलिंग के कारण। बचत का पैसा सोने में इन्वेस्ट नहीं होता, जो एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट है। वो पैसा कंजम्पशन में खर्च होगा तो इकोनॉमी उससे बढ़ेगी। इसके अलावा जो इसका इमोशनल कोशेंट है सोने का, कि घर का सोना घर में परिवार में ही रहेगा, बाहर नहीं जा रहा है। सोना, अपना सोना, घर का सोना कोई भी परिवार किसी भी वित्तीय संस्था को देने पर भरोसा नहीं करता। सरकार ने कई बार स्कीम्स चलाई कि आप सोना सरकार को दे दीजिए, इतने % रिटर्न मिलेगा। वो योजनाएं थोड़ा बहुत तो चली, लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। कुछ लोगों का मैं अभी कई दिन से, जब से प्रधानमंत्री ने ये अपील की है, बहस सुन रहा हूँ, खास तौर से अंग्रेज़ी चैनलों पर, हिंदी चैनलों पर भी लोग सवाल उठाते हैं कौन सोना खरीदता है। इस देश में 70-80% लोगों की आमदनी महीने की जो है 8,000 रुपये है, तो क्या वो सोना खरीदने जाएगा? ऐसा जो कहते हैं उनको भारतीय समाज की और भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कोई समझ नहीं है। जो 8,000 रुपये पाता है वो सैलरी मिलने के अगले दिन ज्वेलरी शॉप पे नहीं जाएगा, लेकिन उसके घर में जो उसकी माँ है, उसकी पत्नी है, उसकी चाची है, उसकी भाभी है, घर की महिलाएं जो हैं, महीने में 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये हर महीने बचाती हैं। और बचाने के बाद 6 महीने, 1 साल बाद जब एकमुश्त होता है पैसा, तो उससे सोना खरीदती हैं। इसलिए आप टियर 2 और टियर 3 शहरों में चले जाइए और किसी भी सोने की दुकान में, ज्वेलरी शॉप में चले जाइए, आपको बहुसंख्यक लोग जो है वो गरीब परिवार के मिलेंगे। वहाँ कोई टाटा बिरला का आदमी नहीं बैठा होता, उनके परिवार का व्यक्ति नहीं होता है। हम ये सब अंदाज़ा लगाते हैं, बड़े जो ज्वेलरी के व्यापारी हैं, तनिष्क है या फिर सेनको है, इस तरह के इनके जो शोरूम हैं, वहाँ से जाकर अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सोना खरीदता है। सबसे ज़्यादा सोना गरीब आदमी ही खरीदता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़रूरत उसे ही होती है, और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए उसको सबसे ज़्यादा भरोसा अगर किसी चीज़ पर है तो सोने पर है। इसलिए सोने की खरीद नहीं रुकेगी। सरकार के कदमों से जो होर्डिंग और ट्रेडिंग करने वाले हैं उनकी खरीद रुक सकती है, उसे रोकना भी चाहिए, क्योंकि वो देश का नुकसान कर रहे हैं, अपने निजी फायदे के लिए देश और समाज का नुकसान कर रहे हैं। लेकिन जो हाउस होल्ड गोल्ड है वो इस देश के लोगों में वो भरोसा जगाता है, इसलिए सरकार से असंतुष्ट होने या सरकार के खिलाफ बगावत करने की भावना मन में नहीं आती। एक आत्मविश्वास होता है कि संकट के समय के लिए सोना है। जिनके पास ज़मीन है उनको लगता है ज़मीन है। तो ये 2 एसेट क्लास ऐसे हैं जो इस देश के गरीब आदमी को इकोनॉमिक सिक्योरिटी देते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनको असंतुष्ट नहीं होने देते समाज से। तो ये केवल इकोनॉमी का या इकोनॉमिक या अर्थशास्त्र का मामला नहीं है, ये पूरे समाज की संरचना का मामला है। अगर प्रधानमंत्री और सरकार ये कोशिश करे कि 1 साल तक लोग अपने घर में जो सोना है उसकी रिसाइकलिंग करेंगे, तो उसमें सबकी जय जय है। विदेशी मुद्रा का खर्च नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या, मतलब सोने पर जो होता है वो कम ही होगा। ज्वेलरी शॉप्स में काम करने वाले गरीब कारीगरों की नौकरी नहीं जाएगी, और लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में देखते हैं कि शादी में किसने कितना सोना दिया, कितने गहने दिए। शादी में गहने पहनना ये भी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। तो इन सब पर जो है इस सोने की रिसाइकलिंग से असर नहीं पड़ेगा। हर घर में, ज़्यादातर घरों में बल्कि कहना चाहिए, ऐसा सोना होता है जिसका इस्तेमाल नहीं होता, जो पहनने के भी काम ज़्यादातर नहीं आता। उसकी रिसाइकलिंग जो है वो सबके लिए एक तरह की विन विन सिचुएशन है। तो आम आदमी से ये अपेक्षा करना या अपील करना कि वो सोना न खरीदे, उसकी बजाय ये अपेक्षा करना या अपील करना कि वो अपने पुराने सोने की रिसाइकलिंग करे 1 साल तक, हमेशा के लिए नहीं, 1 साल तक, जो प्रधानमंत्री ने कहा है,
वो देश के लिए, समाज के लिए और आम आदमी की आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से सबके लिए अच्छा है। और मुझे लगता है कि जो ज्वेलर्स हैं उनको भी देश के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अगर वो इसको इंसेंटिवाइज करने के लिए ये घोषणा करें, लोगों को दो चीज़ें बताने की कोशिश करें कि पुराना सोना लाकर आप नया गहना बनवाइए, और अगर आप पुराना सोना लाकर गहना बनवाते हैं तो मेकिंग चार्ज में इतना डिस्काउंट देंगे, तो उससे दोनों का फायदा है। सुनारों को काम मिलता रहेगा, कारीगरों को काम मिलता रहेगा, और समाज में सोने की रिसाइकलिंग के कारण जो है वो एक सुरक्षा की भावना, क्योंकि सोना आपके पास ही रहेगा, कोई ले नहीं जा रहा है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल रहा है। जो इस्तेमाल नहीं करते थे वो इस्तेमाल के काम आने लगेगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री उम्मीद करते हैं कि लोग अपने घर का सोना निकाल कर सरकार को दे देंगे, बैंक में जमा कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। तो इसलिए जो हो सकता है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।